अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की स्पेशल ट्रांसमिशन टकराओ जीत का। क्या ज़बरदस्त का आज का दिन रहा। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का बेहतरीन मैच, रवायती हरीफ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, खूबसूरत मैच। 98 ओवर्स में 700 रन्स बने। क्या मैच था आज का। और आखिर में शिकस्त का सामना करना पड़ा इंग्लैंड को। टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड को पहले दावत दी, बैटिंग की, 352 रन्स का हदफ खड़ा किया इंग्लैंड ने। और लगता ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के लिए शायद ये टारगेट जो है चेज़ करना मुश्किल हो जाए। शुरू में 2 विकेटें भी गिरी, लेकिन उसके बावजूद बेहतरीन बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने, और आखिरकार 2 ओवर पहले ये हदफ मुकम्मल किया। आज का शो बहुत मज़े का होने वाला है, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे हम, और देखेंगे कि आखिर क्रिकेट है क्या। क्यों नहीं हमारे प्लेयर्स भी इस तरह सीखते, क्यों नहीं हमारे प्लेयर्स भी इस तरह की क्रिकेट खेल सकते। इस सब को डिस्कस करने के लिए पैनल जो मेरे साथ मौजूद है उसका पहले तारुफ कराते हैं। लीना मोइन, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लीना। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका काशिफ? कैसी हैं आप, और इन्जॉय किया क्रिकेट को आज आपने? बिल्कुल एंजॉय किया। और आप पहले अब्बास को इंट्रोड्यूस करा के फिर मैं आप जरा बताइएगा जी मैंने बिल्कुल दोपहर को क्या बिल्कुल। कहा था आपसे। और इसके साथ ही हमारे साथ हैं क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद अब्बास। अस्सलाम वालेकुम अब्बास। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आई एम श्योर आपने भी बहुत इन्जॉय किया होगा आज के इस मैच को। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी क्रिकेट हुई और ये मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ ग्राउंड्समैन को जिन्होंने ऐसी पिच बनाई और क्राउड ने भी इंजॉय किया। जी बिल्कुल। आज सुबह की जब नाजरीन ट्रांसमिशन हो रही थी तो ऑफ एयर हम डिस्कस कर रहे थे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी टीम बेहतर है। तो मैं ये कह रहा था कि चूंकि ऑस्ट्रेलियन सारे एक नए चेहरे आए हैं, बॉलिंग तो बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल आसानी के साथ इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगा। तो लीना ने आगे क्या कहा, किस तरह कहा, ये हम लीना की ज़ुबानी ही सुनेंगे। जी लीना। देखिए, मैंने इनसे ये कहा कि अगर ऑस्ट्रेलियन कोई ट्रेडल में भी होगा ना, जिसको पालना कहते हैं, तो वहां से भी आके अगर उसने क्रिकेट खेलनी है तो उसको पता है जीतना कैसा है। जिसकी जिसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक तो उनको सेल्फ बिलीफ बहुत है, दूसरा वो जो है प्लानिंग ज़बरदस्त करते हैं, और जो उनका कामनेस है ना, चाहे 350 400 जो मर्जी चेज करा दें। और फिर सबसे बड़ी बात, क्रेडल से तो वो उठ के आ जाएंगे और हाँ। हरा देंगे। सबसे बड़ी बात है कि वहां पर एक स्पोर्टिंग कल्चर है, हर मर्द औरत में एक कल्चर है। और अगर ये जो मैं काशिफ से कह रही थी कि अगर ये वाले 11 लड़के भी चले जाए ना, तो अगर कोई और 11 लड़के भी आ जाएंगे तो उनको वो भी जीत जाएंगे, क्योंकि उनको पता है जीतना कैसे, कामनेस कैसा है, कल्चर है उनके पास, प्लानिंग है, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, एक साथ होके खेलते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि उनकी कोई कंट्रोवर्सी हुई है, इसके खिलाफ है, उसकी उससे लड़ाई होगी, ड्रेसिंग रूम में ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं सुनेंगे आप। वो एक दूसरे के लिए खेलेंगे, फॉर ईच अदर। और जिस तरह वो रिजॉयस करते हैं एक दूसरे की सक्सेस में, अगर आज हम भी करने शुरू हो जाए एज अ नेशन, फिर आप देखिए हम कहाँ जाते हैं। अब्बास, टॉस जीतना और इंग्लैंड को पहले बैटिंग की दावत देना, और स्टीव स्मिथ ने कहा भी कि मैं इसलिए इनको बैटिंग करवा रहा हूँ पहले क्योंकि मुझे लगता है कि ड्यू होगा, और ड्यू फैक्टर बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। और उसके बाद डेफिनेटली इनएक्सपीरियंस बॉलिंग थी ऑस्ट्रेलिया की। शुरू में बहुत अच्छी बैटिंग की बेन डकेट ने, उसके साथ जो रूट ने, और बाद में आने वाले जो बैटर्स थे उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। शुरू में मुझे नज़र आ रहा था कि जो प्रेडिक्शन थी वो ये थी कि अराउंड 400 प्लस रन भी बना सकती है इंग्लैंड। तो क्या आप समझते हैं कि थोड़े रन्स कम थे, या ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ही बहुत ज़्यादा आउट क्लास कर गई इंग्लैंड को? जी, ओवरऑल देखा जाए तो देखें, ड्यू फैक्टर तो था और उसका फायदा भी हुआ। और वो कैप्टन ने मेंशन भी किया। तो ऑन पेपर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, वो वाली बॉलिंग नहीं है कि जो उनके बड़े नाम है, जो एक्सपीरियंस है। और लेकिन एक नेथन एलिस, जिस काउंटी से मैं खेला हूँ वहां से आगे T20 भी खेलते हैं, वो एक्सपीरियंस बॉलर है। और उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, कंडीशन को बड़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज किया, स्लोअर वंस वगैरह किए और स्लोअर वंस बाउंसर किए। और उसके बाद क्रेडिट दूंगा मैं उनके कैप्टन को भी कि उसने जब रियलाइज किया कि एक बॉलर को मार पड़ रही है तो उसने अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज जी किया, लेबुशेने से ओवर्स करवाए, और अपना जो कोटा था उसको पूरा किया। लेकिन तो जैसे ये क्रेडिट जाता है उसकी कैप्टनसी को। और इंग्लैंड की बैटिंग देखी जाए तो ऑल क्रेडिट गोज टू
बेन डकर्ट और रूट जैसे उन्होंने एक पार्टनरशिप बिल्ड की, और 100 रन्स करने के बाद डकर्ट ने अपनी रिवर्स स्वीप जो शॉट्स हैं उसके पास, उसने वो खेली और जी बड़ी खूबसूरत एक इनिंग और गैप्स में शॉट्स खेल के खेली, और जो सारी स्टेज बना के दी उन्होंने, तो आई थिंक मेरे ख्याल से जो एंड पे जो क्लीन हिटिंग करनी चाहिए थी 20-30 रन थोड़ा सा कम हो गए। लेकिन दूसरी साइड पे बात की जाए तो क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलियन बैटिंग, उन्होंने बहुत अच्छे से ऑलमोस्ट जो 30 पहले जो 30 ओवर्स हैं उसकी आप देखें कि ऑलमोस्ट बराबर थे, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट थे, इंग्लैंड के 2 आउट थे, लेकिन वहां से उन्होंने एक्सीलरेट किया इंग्लिश ने, और उसके बाद लास्ट जो 70 और रन थे अब मैक्सवेल ने, आउटस्टैंडिंग। लीना, कहाँ पर इंग्लैंड गलत हो गया? क्या बेन डकेट के बाद, अगर आप उनका पूरा बैटिंग कार्ड देखें ना, तो बेन डकेट, जो रूट और उसके अलावा थोड़ा सा बटलर, उसके अलावा कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सका। क्या वहाँ वो गलत हो गई, वेयर डिड दे गो रॉन्ग? नहीं, आई डोंट थिंक सो दे वेंट रॉन्ग देयर। देखिए, 3 बंदे आपकी इनिंग्स में कंट्रीब्यूट करें और बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। आप देखिए कि 165 रन्स डकेट की, वनडे में 165 रन एक बहुत बड़ी बिग डैडी सेंचुरी जिसको कहते हैं, वो थी। और उसके बाद 68 किए रूट ने भी, और कंट्रीब्यूट किया साथ कप्तान ने भी। तो गलत वो कहीं नहीं होते। जब आप 350 रन बोर्ड पे लगा लेते हैं तो आप गलत नहीं हो सकते। आपने अपना काम तो कर लिया ना, 350 रन कोई बहुत बड़ी बात है। उसका मतलब ये है कि जिस ऑपोजिशन को आप फेस करें वो इतना डिटर्मिन्ड है, उनकी प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त है, उनको पता है कि जीतते कैसे हैं, उनको दे नो ऑल दैट, उनको बॉडी लैंग्वेज थी और वो किसी चीज़ से घबराते नहीं है। हाँ। तो ये बात है ना, फिर आप बहुत बड़ी ऑपोजिशन के आगे ना, ऑस्ट्रेलिया से बड़ी तो कोई ऑपोजिशन नहीं है, शायद इंडिया हो इस वक्त एट पार विद ऑस्ट्रेलिया। तो अगर वो यही बात हम कर रहे थे ना कि स्टोइनस भी ना हो, कमिंस भी ना हो, ये सारी टीम भी चली जाए, एक और टीम आ जाए, वो भी जीत जाएगी, क्योंकि उनको पता है जीतना कैसे। वो छोटे छोटे पैचेस में प्लान करते हैं, 5-5 ओवर्स, और उसको अपने प्लान को आप पूरा करते हैं और फिर आगे चलते हैं। और एग्रेशन उनके पास है ना। आप स्किल सेट देखें ना, यार आप स्किल सेट देखें, अगर आप मैक्सवेल का देखें, आज आपने इंग्लिश का देखा, आप कैरी का देखें, ये सारे मिडिल ऑर्डर है। फिर ऊपर से आप स्किल सेट देखें उनके पास, लबुशेन और हेड, आज तो हेड जल्दी आउट हो गए। वो जो स्किल सेट है ना, वो बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने स्किल सेट को मॉडर्न डे क्रिकेट पे कैसे उसके साथ चलाना है। उन्होंने किया हुआ है ये सारा काम, हमने अपने स्किल सेट पे नहीं किया हुआ, तो लिहाजा इंग्लैंड कहीं गलत नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत सुपीरियर साइड। लेकिन अब्बास, अगर विकेट का थोड़ा हम डिस्कस करें, लग ऐसा रहा था शायद शुरू में विकेट थोड़ी स्लोअर साइड पे थी, लेकिन ड्यू फैक्टर के बाद विकेट बहुत कंफर्टेबल हो गई, ऐसा कोई अंदाज़ा हुआ आपको? अब देखिए, ऑन द डे मैम की बात अपनी जगह, लेकिन ऑन द डे कंडीशन को देखा जाता है कि जब पिच पे जाया जाता है तो फिर पता चलता है कि आज पिच पे कितने रन होने चाहिए थे। तो पिच बिल्कुल, जब दिन में बंदा खेलता है तो दिन में थोड़ी सी सूरज की गर्मी की वजह से और उसकी वजह से थोड़ी ड्राइनेस होती है। जैसे जैसे शाम होती है, ठंडक आती है, ओस पड़ती है और बॉल जो है ना स्किड करता है, और रात में वाइट बॉल नजर भी अच्छा आता है। इस वजह से सेकंड बैटिंग साइड को फायदा भी होता है। लेकिन उसके अलावा जिस तरह कैप्टनसी की अगर बात करें लीना, कैप्टनसी बटलर वर्सेस स्मिथ, कोई फ़र्क नज़र आया? क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि जिस तरह बटलर जो थोड़ा पैनिक कर गए एंड में जाके, उनको समझ नहीं आ रहा था कि पार्टनरशिप को कैसे तोड़ें, जबकि 352 रन का टारगेट भी उन्होंने दिया हुआ था। देखिए, कैप्टनसी तो दोनों स्मिथ की और बटलर की दोनों की बड़ी अच्छी है। दोनों सीजन कैप्टन है। आपको पता है स्मिथ पहले भी वो एक ज़माने में कैप्टन रह चुके हैं और बड़े ज़बरदस्त कैप्टन थे। फिर वो इंसिडेंट हुआ और कैप्टनसी उनसे छिन गई। लेकिन दोनों सीजन कैप्टन है। और देखिए, 350 रन लगाए, वो एक बहुत अच्छा स्कोर था। ये अब्बास की बात इस तरह ये कि जिस तरह जब ड्यू पड़ती है तो आपको आई थिंक 20-30 रन एक्स्ट्रा कैलकुलेट करके बनाने पड़ते हैं। लेकिन जब आप 350 बना रहे हैं तो उसके ऊपर 380 का तो आप नहीं कैलकुलेट कर रहे होते। और फिर आप यही सोचते हैं कि हमारे पास इतने बॉलर्स भी हैं, हमारे पास वुड भी है, हमारे पास आदिल रशीद भी है, हमारे पास आर्चर है, तो हम उनको रोक लेंगे।
लेकिन ये पिच ही इतनी अच्छी थी, मतलब फ्लैट, इतनी फ्लैट पिच थी लेकिन कि लीना विकेट दोनों के लिए बराबर थी, बिल्कुल। बहुत अच्छा खेला ऑस्ट्रेलिया। इसको मजीद डिस्कस करते हैं, मुख्तसर सा वक्फे के बाद वापस आते हैं और डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे पे जाने से पहले डिस्कशन कर रहे थे इंग्लैंड की बैटिंग की। अब्बास, आपने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बहुत मैचेस खेले हैं, आपने इन सब प्लेयर्स के ख़िलाफ़ मैचेस खेले हैं जो आज भी खेल रहे थे। ट्रेविस हेड का जल्दी आउट होना, स्टीव स्मिथ का जल्दी आउट होना, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया का गिव अप ना करना, क्या ये एटीट्यूड है, क्या ये उनकी ट्रेनिंग का एक तरीक़ाकार है? ये क्या वजह है कि उन्होंने पहले ओवर से, बल्कि पहली बॉल से, रिक्वायर्ड रन रेट था अराउंड 7 सवा 7 के करीब, उसको नीचे आने नहीं दिया? तो क्या ऐसी चीज़ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उनको गिव अप नहीं करते जिसकी वजह से? देखें, उसके उसके पीछे उनका हार्ड वर्क होता है, उनका सिस्टम है और उसको वो फॉलो करते हैं और वो फाइटर हैं। और आज के मैच में अगर बात की जाए तो उनकी स्ट्रेंथ ही बैटिंग थी। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि ये देखें कि आपने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की दोनों जो बैटिंग साइड्स थी वो 30 ओवर्स तक सेम थी। इवन के इंग्लैंड के 2 आउट हुए थे और ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट हुए थे, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग थी और उन्होंने उसको अपनी स्किल्स को बैक किया और उन्होंने आराम से मैच को फिनिश किया। इंग्लैंड की बात करूं थोड़ी सी, तो मैं आपको बताऊं कि 40 ओवर्स तक इंग्लैंड के 270 रन्स थे। जी। तो जिस पिच पे 350 बनता है इजीली, वो ऑस्ट्रेलिया ने 48 ओवर्स में चेस किया और उस पिच पे फिर लास्ट 10 ओवर्स में 80 रन्स करना, ये थोड़ा सा वो पीछे रह गए। तो मैं ये वाली बात कर रहा था। तो क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलियन बैटिंग, और जैसे उन्होंने स्टेज सेट की और इंग्लिश और कैरी ने, और उसके बाद फिर आके उसने मैक्सवेल ने उसको फिनिश किया। तो वो जानते हैं कि आज उनकी बैटिंग जो स्ट्रेंथ थी और आराम से वो मैच जीत गए। लीना, बेन डकेट वर्सेस इंग्लिश, अगर दोनों की बैटिंग का मुवाजना किया जाए तो आप क्या समझती हैं कि कौन सी बेहतर थी आज बैटिंग? 165 रन बनाने के बावजूद बिल्कुल साइडलाइन हो गए बेन डकेट, लगता था कि वो कुछ उन्होंने किया ही नहीं है। अगर इंग्लिश की बैटिंग को कंपेयर किया जाए तो कैसा कंपैरिजन नज़र आता है आपको? देखिए, डकेट बैटेड रियली वेल। आई मीन 165, आप पहली इनिंग्स में तो आप यही कर सकते हैं ना, उसने भरपूर बैटिंग की, एग्रेसिव बैटिंग की, जैसे वो इवन टेस्ट में भी डकेट इसी तरह बैट करता है और इंटेंट के साथ, इम्पैक्ट के साथ बैटिंग की, तो गलती तो निकाली जा नहीं सकती। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि आई थिंक इंग्लिश को सेकंड बैटिंग थी तो उसके सामने टारगेट था, उसने उसको देखते हुए अपनी इनिंग्स उस तरह उसको इस तरह चलाया। और जब आपके पास सामने टारगेट होता है तो आपके को पता होता है कि मैंने इधर सिंगल लेना है, इधर डबल लेना है, इस ओवर में मुझे चौका चाहिए, 2 चौके चाहिए। जब आप पहले बैटिंग कर रहे होते तो आपको ये सब तो नहीं पता होता, आप एक माइंड में एक टारगेट लेके चलते हैं। पहले आप 50 करते हैं, फिर आप 100 करते हैं, फिर थोड़ा सा बढ़ाते हैं उसको। तो वो बैटिंग तो बहुत अच्छी की डकेट ने भी, पर डिफरेंस यही था कि उसके सामने टारगेट नहीं था, इंग्लिश के सामने टारगेट था। फिर पार्टनरशिप भी अच्छी लगी, कैरी के साथ भी, बाद में मैक्सवेल के साथ भी। सो ये था कि उसका, मेरे ख्याल में तो सिर्फ यही डिफरेंस था कि ही न्यू व्हाट ही हैड टू डू। एंड ये तो इनकी ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग होती है, मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं ना ऑस्ट्रेलिया। असल वजह असल ये बात तो ये कि मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि मेरे ख्याल में अगर 380 रन भी होते तो वो चेस कर जाते। वो फिर 2 ओवर पहले उसको उस तरह खेलना शुरू करते। तो मुझे नहीं ख्याल है कि 380 भी उनसे आज बच सकते। So I can't say who played better, Duckett or English, but I think English was just mentally more strong and Duckett played a fabulous innings, but he didn't have the target in front of him. लेकिन अभी चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी का अभी आगाज़ है, पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया का, सबका ख्याल ये था अब्बास के फोकस होगा ट्रेविस हेड पर, फोकस होगा स्टीव स्मिथ पर, क्योंकि अभी हमें देखा हाल ही सीरीज़ में अगेंस्ट बांग्लादेश भी और श्रीलंका भी बड़े ये फॉर्म में थे दोनों बैटर्स, और सारा रिलायंस इन दोनों के ऊपर ही होगा। लेकिन उनके बावजूद टीम जो है वो मैच जीत गई। तो कितना इम्पैक्ट इस मैच का पड़ेगा आने वाले मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका पे? अब देखिए, अगर ट्रेविस हेड ने नहीं रन्स किए तो शॉर्ट ने रन्स किए, और उसके बाद आके लबुशेने ने संभाला और स्टेज सेट करके दूसरों को दी।
और ये ऐसे ही है, ये 3 गेम होती है, अगर एक से नहीं हुआ तो दूसरा करेगा, दूसरे से नहीं हुआ तो तीसरा करेगा। उसके बाद आई थिंक मैं आपको बताऊं, जैसे आप हेड की बात कर रहे हैं तो सबके माइंड में यही अ, होगा कि बाद में आके मैक्सवेल करेगा, लेकिन जी गिलक्रिस्ट ने और कैरी ने इतनी अच्छी इनिंग खेली और जो है ना स्टेज सेट की, और मैक्सवेल ने आके उसको जो है ना चिप इन किया और उसको फिनिश कर दिया। बात की जाए चैंपियन ट्रॉफी की तो बिल्कुल हर मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मैच। जैसे कि एक मैच को टीम जीतती है तो वो उस खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है कि अगला मैच डू एंड डाई है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उनको जाहिर सी बात है कि उनको काफी कॉन्फिडेंस मिला होगा, और जब टीम जीतती है तो काफी पॉजिटिव चीजें होती हैं। तो ये एक पॉजिटिव जीत लेके वो आगे जाएंगे, बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिला होगा। और मेरा ख्याल है क्रेडिट हमें क्यूरेटर्स को भी देना चाहिए, जिस तरह की उन्होंने विकेट तैयार की, इतनी ज़बरदस्त सपोर्टिंग विकेट थी। सपोर्टिंग विकेट तो थी एक तरफ बैटर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद थी, लेकिन लीना बॉलर्स का क्या बनेगा। हम ये सब सोच रहे थे कि पाकिस्तान की सिलेक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ है कि हमने सिर्फ एक स्पिनर के साथ गए हैं, फास्ट बॉलर्स हमारे पास ज़्यादा हैं। तो आज फिर विकेट ने दिखा दिया कि स्पिनर्स कहीं ना कहीं आपको करटेल करने में कामयाब होते हैं। जिस तरह आदिल रशीद को आज हमने देखा कि उन्होंने 10 ओवर में तकरीबन 46 रन दिए, एक विकेट भी ली और एक उनका कैच भी ड्रॉप हुआ, लेकिन फास्ट बॉलर्स की पिटाई हो रही है दबाकर। तो विकेट के बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए विकेट जो लिमिटेड ओवर की होती है, विकेट अगर जो आईसीसी इवेंट होता है वो कोशिश करते हैं आईसीसी के ऐसी विकेट हो कि जिसमें 300 से ऊपर ही रन बने। मैं आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया इन 2014, तो अच्छा। वहाँ पर वो मुझे लेके गए, सारे जो वर्ल्ड कप के ग्राउंड्स होने थे, तो जी। जितने भी क्यूरेटर्स से मेरी गपशप लगी वो सब ने यही कहा कि हमारा यही एंडोवर है। और वो 2014 की बात है माइंड यू, कि 300 से ऊपर बढ़े। तो अब तो 10 साल और गुजर गए, तो अब तो वो 300 साढ़े 300 हो गया नेचुरली, यू नो। सो वो यही कोशिश करते हैं कि देखें एंजॉयमेंट। मैं तो बड़ी प्रो बॉलर इंसान हूँ वैसे। मैं ये बिलीव करती हूँ कि बॉलर नहीं, फजल महमूद से हमें बॉलरों ने मैच जिताते रहे, अब्बास हो चाहे वसीम अकरम हो चाहे शुएब अख्तर हो, हमेशा हमें बॉलर ने मैच जिताया। लेकिन मेरे प्रो बॉलर होने से कुछ होता नहीं है। अब जब आईसीसी टूर्नामेंट आता है तो वो एम ही करते हैं कि 350 की अब विकेट बने। क्राउड स्पेक्टेटर्स, हाँ, तो वो खुश होते हैं चौके चक्के लगने से। लेकिन बात ये है कि एक क्वालिटी स्पिनर जब आपके पास होता है, आपने आदिल रशीद की बात की, तो उससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। आज भी अगर 46 रन जो हैं वो गोल्ड डस्ट हैं, गोल्ड डस्ट इस विकेट पे जहाँ इतनी मार पड़ रही है बाकी बॉलर्स को। तो एक क्वालिटी स्पिनर अगर आपके पास होगा या दो होंगे तो फ़ायदा तो होगा आपको, कहीं ना कहीं वो आपकी बचत करा देंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर करेंगे। लेकिन आपने देखा कि कल क्वालिटी स्पिनर्स को भी अफगानिस्तान की कोई बचत नहीं हुई उनकी। राशिद खान को अच्छा खासा उन्होंने 59 रन दिए, बनाए उस पर, और कोई विकेट भी नहीं थी। सो आई थिंक दिस इज बॉलर्स बेचारे कोई लाचार ही हैं इन विकेटों पे। तो आपने ये देखना है कि यार जो भी आपके बॉलर्स ने रन दे दिए, आपके बैट्समैन ने दिलेर होकर वो रन बनाने हैं, क्योंकि अगर एक साइड के बैट्समैन बना सकते हैं तो दूसरे भी बना सकते हैं। सो ये बॉलर, ये बैटर्स की को प्लान करना है कि उन्होंने 330 या 40 किस तरह चेज करने हैं। सो टुमारो भी, कल भी मैं यही कहूँगी पाकिस्तानी बैटर्स को भी आज ज़रा अपना दे शुड बकल अप एंड से कि अगर ये बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं। लीना, इस वीकेंड का बड़ा इंतज़ार हो रहा था कि सैटरडे को होगा इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, संडे को होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो इस मैच में भी डिस्कस करते हैं, मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं, फिर पाकिस्तान और इंडिया के बारे में डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आज के मैच के बाद कल इससे भी बड़ा टाकरा होने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए डू और डाई वाला सिचुएशन आ गई है। पहला मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हार गया। अब पाकिस्तान को ये मस्ट विन मैच है अगर चैम्पियंस ट्रॉफी में बरकरार रखनी है अपनी पोजीशन और सेमीफाइनल के लिए लड़ाई को जारी रखना है। तो अब्बास भाई, क्या समझते हैं कल की विकेट कैसी होगी दुबई में, और कल का मैच कैसा देख रहे हैं? ख़ास तौर पे मुझे ये बताइए कि अगर पाकिस्तान कल टॉस जीत जाता है तो क्या पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? आप देखें, डिपेंड करता है कि कल वेदर कैसा होता है और पिच कैसी होती है, और ये सब चीज़ों को देख के जो है ना वो डिसाइड करना चाहिए। और देखें, कराची का वेदर थोड़ा डिफरेंट था, और लाहौर का वेदर डिफरेंट था। कराची में डिफरेंट पिच थी, लाहौर में थोड़ी सी डिफरेंट थी, ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा था। तो ये सारी चीज़ों को देख के जो है ना वो फैसला करना चाहिए। और बैटिंग जो है, हम देख रहे हैं कि इमामुल हक की बातें सुनने में आ रही हैं कि इमामुल हक भी जा रहे हैं।
तो क्या समझते हैं आपके इमामुल हक और उस्मान खान दोनों टीम का हिस्सा बनेंगे या इमामुल हक को ही लेकर आएंगे या सिर्फ उस्मान को? मेरे ख्याल से इमाम अगर गया तो इमाम ही खेलेंगे, और उस्मान को वैसे अगर टीम में है तो ओपन करनी चाहिए और बाबर को 3 नंबर पे करवानी चाहिए बैटिंग। और इमाम एक अच्छा प्लेयर है और उसकी पास्ट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, अराउंड 50 उसकी एवरेज है, और वह वनडे में काफ़ी उसकी पास्ट में भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो होपफुली कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा और अल्लाह करे कि वो ऐसा परफॉर्म करे कि पाकिस्तान टीम को मैच जितवाए। लीना, फिर वहीं पर आ गई बात कि अल्लाह करे ये हो वो हो, इस तरह हो वैसे हो। पाकिस्तान टीम हमेशा से जब क्राइसिस में जाती है वहाँ जाके हमने देखा है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम वाकई परफॉर्म करते हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, पाकिस्तान की टीम कल क्या करने जा रही है अगेंस्ट इंडिया? डिवाइन इंटरवेंशन जो है ना वो पाकिस्तान टीम के साथ तो कनेक्टेड है, लेकिन और रमज़ान भी आने वाला है। हाँ वो भी सब कनेक्टेड है। एंड हम बिल्कुल बिलीव करते हैं कि हम दुआ करेंगे तो पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह जीतेगी। लेकिन अभी अब्बास ने बड़ी ज़बरदस्त बात की इमामुल हक के बारे में। मैं बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, क्योंकि देखें 60 एवरेज जो है ना कोई मामूली बात नहीं है। 60 एवरेज, आप ये जो एक बेहुदा वर्ड है पर्ची, तो आप उससे आपकी पर्ची ये पर्ची जो है ना, ये वाली पर्ची ये जाके 60 रन नहीं बनाती। 60 एवरेज आपने मेहनत करके आप इनिंग्स खेलते हैं, आप एक मेहनत, आपका हार्ड वर्क होता है, उसके पीछे एक डेडिकेशन होती है, पैशन होता है, टैलेंट होता है, स्किल सेट होता है, ये सब होता है। तो ये होता है, तो मेरे ख्याल में तो पहले ही उनको टीम में होना चाहिए था उस्मान की जगह। लेकिन अब अगर लेके जा रहे हैं, अब जो चले गए हैं तो उनको खिलाना चाहिए और कॉन्फिडेंस देना चाहिए। और जैसे अब्बास कह रहे हैं कि फिर ओपन करना चाहिए, ये उस्मान के साथ कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर उस्मान है टीम में तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर बाबर ही ओपन करें, क्योंकि उनको 300 बॉलें मिलेंगी। बार बार मैं ये कह रही हूँ कि उनके लिए तो बेहतरीन ये मौका है कि लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। 300 बॉल्स में अगर 10-15 बॉलें शुरू में वो ज़ाया भी कर दें तो उसके बाद वो अपने इम्पैक्ट वाली इनिंग्स खेलें। आप कवर कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। आप एक ओवर में अगर 3 या 4 चौके लगा लें तो आप वो जो आपने अगर 5-6 बॉलें शुरू में ज़ाया की हो तो आप कवर कर सकते हैं। बट बात एंड में यही आती है ना कि आपका इंटेंट क्या है, आप किस तरीके से खेलना चाहते हैं। आपको लोग 2-3 साल बाद जब रिटायर हो जाएं तो लोग आपको किस तरह याद रखें, 60 एवरेज वाले प्लेयर से या उस प्लेयर से जिसने 6 मैच जिताए हों? जिताए, बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं और लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? तो मुझे नहीं पता कि बाबर अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं और लोगों से क्या उम्मीद करते हैं। हम बहरहाल उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो रिटायर होने से पहले तो 2-4 मैच हमें जिता जाएं, क्योंकि हमने उनको इतना प्यार दिया, किंग और ये सब खिताब लोगों ने दिए। नहीं, उन्होंने कह दिया कि मुझे किंग मत कहो, क्योंकि किंग जो है मेरे लिए एक वो बदशगुन टाइप शामिल हो गए। ठीक है, उन्होंने कह दिया, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स थे ना, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, उन्होंने ये एक टैग लगवाया था उनपे। तो अब टैग लग गया है तो अब आप किंग थोड़ा सा बन के भी दिखाएं। लेकिन आई थिंक ही शुड ओपन एंड देन गेट अ बिग 100 वो तो रिजवान ने पहले ही कह दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर जो है वो ओपन करेगा। मेरा ख्याल है उसमें तो डाउट नहीं है। अगर जिस तरह अब्बास ने कहा कि अगर उस्मान को भी शामिल करते तो शायद वो सऊद शकील की रिप्लेसमेंट एक नज़र आए। लेकिन अब्बास, पाकिस्तान ने 10 से 12 साल लगातार दुबई में क्रिकेट खेली, हमारा वो होम ग्राउंड था एक किस्म का। तो मेरा ख्याल है जितना पाकिस्तान उस ग्राउंड को जानता है, शायद दुनिया में कोई और क्रिकेट प्लेइंग नेशन उस ग्राउंड को नहीं उतना जानती होगी। आपने भी बहुत क्रिकेट वहाँ पर खेली, तो पाकिस्तान के लिए एक एडवांटेज तो फिर वहाँ पर बनता ही है। लेकिन बॉलर्स फिर हमारे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ये बैटिंग को किस तरीके से, कंसिस्टेंसी जो है ना वो पाकिस्तान की एक मिसिंग लिंक है, उस कंसिस्टेंसी को किस तरीके से वापस लाया जाए? देखें, आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि टीम ने कैंप किधर किया, लाहौर में, फिर मैच किधर खेली, कराची में, फिर देन हम ट्रेवल करके जा रहे हैं दुबई में। तो इंडिया की टीम उधर ही रुकी हुई है, उन्होंने कैंप भी उधर ही किया, मैच भी उधर ही खेला, वो उधर ही है। और ट्रेवलिंग की भी थकावट और सारी फटीग होती है बॉडी को। और ये थोड़ा सा क्रेडिट जरूर जो है ना, थोड़ी फेवर जो है ना इंडियन टीम को जाएगी, क्योंकि एक ही जगह पे वो रहेंगे और एक ही जगह पे वो मैचेस भी खेलेंगे।
रही बात पाकिस्तान टीम की आगे, तो बिल्कुल हमने काफी क्रिकेट उधर खेली हुई है, और जो है ना, इनको इन कंडीशंस में अच्छा खेलना भी चाहिए। लेकिन फिर बात वहीं आती है अब्बास कि हमारा जो एक्स फैक्टर है, क्या अब हम अपना एक्स फैक्टर बॉलिंग को समझें या बैटिंग को समझें? कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे हम इंडिया पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं? लगने में देखें, बुमराह की एब्सेंस में लग ऐसा रहा था कि जिस तरह इंडिया का वीक लिंक जो है वो इस वक्त बॉलिंग है। अगर वीक लिंक बॉलिंग है तो पाकिस्तान को, तो इंडिया को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छी बैटिंग या अच्छी बॉलिंग? देखें, अगर जैसे आज की पिच पे जैसा मैच हुआ है, अगर ऐसी पिच पे मैच होता तो जाहिर सी बात है कि उनकी बॉलिंग लाइन जो है ना प्रेशर में आती। लेकिन अभी वो दुबई में खेल रहे हैं। दुबई में ये यहाँ से, लाहौर से दुबई की जो पिच टोटली डिफरेंट होगी, और वो इंडियन टीम को फेवर करेगी, क्योंकि उनकी टीम में अभी भी 3 से 4 स्पिनर खेल रहे हैं। लेकिन लीना, विराट कोहली ऑलमोस्ट आउट ऑफ फॉर्म, शुभमन गिल आउट ऑफ फॉर्म थे लेकिन उन्होंने सेंचुरी बना ली। उसके बाद उनके कैप्टन रोहित शर्मा, वो भी लगता है कि उस तरह की अपनी पीक ऑफ द फॉर्म में नहीं है। तो पाकिस्तान को आपको चांस देती हैं कल के मैच में? एक तो मैं डिसएग्री करूंगी कि रोहित शर्मा जो है ना वो पीक फॉर्म में नहीं है। रोहित शर्मा जब 40 रन भी बनाते हैं ना, जिस तरह वो बॉलर, फास्ट बॉलर को आगे निकल के लेकिन हमने जो दलेर लीना, जो खेलते हैं। रोहित को देखा हुआ है ना, वो सेंचुरियों वाला रोहित और वो वाला उससे थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। नहीं, लेकिन उसने इसलिए कि उसने 3-4 साल पहले अपनी अप्रोच चेंज की। सेंचुरियां बना ली उसने, वो जो भी था, उसने अप्रोच ये चेंज की कि मैंने अगर 40 रन भी बनाने ना, इतने तेज बनाने ऊपर से कि मेरी टीम को आगे तकलीफ ना हो। बैट्समैन अगर थोड़े से स्लो भी हो जाए तो ऊपर से रन पावर प्ले में आ जाए, तो वो रन करता है। और उसने अपना जो फोकस है पिछले 3-4 साल में यही रखा है, जो कि बेहतरीन हुआ उनके लिए। और विराट कोहली अगर फॉर्म में नहीं भी है तो हमारे खिलाफ आ जाते हैं, फिर हमें वो रऊफ वाले 2 छक्के तो ख्वाब में भी आएंगे और कभी नहीं भूलेंगे, तो वो हमारे साथ फॉर्म में आ जाएंगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट अब्बास ने बात की कि वॉशिंगटन सुंदर, जडेजा, अक्षर पटेल, उनके पास 3 ऐसे स्पिनर हैं जो कि ऑलराउंडर्स हैं। और मैं बार बार यही कह रही हूँ कि जिस टीम के पास स्पिनिंग ऑलराउंडर्स है जैसे न्यूजीलैंड, तो उनको बहुत फायदा होगा इस टूर्नामेंट में। सो लिहाजा हमारा एक्स फैक्टर हमारे पास भी तो सलमान अली आगा, खुशदिल शाह, वो आपके पास पार्ट टाइमर्स है ना, ऑलराउंडर्स। वो पार्ट टाइमर्स है। हमारे पास सपोजिटली सिर्फ एक हमारे पास ऑलराउंडर है, वो है स्पिनर है अबरार। पर आप एक्स फैक्टर की बात कर रहे थे, मैं आई एंड ऑन दिस। एक्स फैक्टर हमारे पास कल के मैच के लिए शाहीन है, कि ऊपर से शाहीन ने 3-4 विकेटें ले ली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ये विराट कोहली, तो फिर हम मैच जीत सकते हैं। वरना बड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। बट शाहीन कैन डू इट, ही इज डन इट इन द पास्ट, एंड ही बॉलर्स हैव वन पाकिस्तान मैचेस, चाहे वो 152 वाला हो तो क्रेडिट चला जाए रिजवान और बाबर को, लेकिन सेटअप किसने किया था? बॉलर्स ने। तो वो है कि शाहीन मेरे नज़र में एक्स फैक्टर है कल। चलें जी, इनकी नज़र में शाहीन एक्स फैक्टर है। अब्बास, आप हमें ये बताएं अपने एक्सपीरियंस से, कितना टोटल एक्सपेक्ट करते हैं? जो भी टीम पहले बैट करेगी, क्या विनिंग टोटल होगा और क्या पार टोटल होगा वहाँ पर कल? आप देखें कि जैसे बांग्लादेश ने 2 उनके जल्दी आउट हो गए, और उन्होंने आई थिंक 230 रन किए। तो अगर ओपनिंग पार्टनरशिप होती है तो आई थिंक 270 से 280 जो है ना एक पार स्कोर होगा इस पिच पे, अगर सेम कंडीशन और सेम पिच हुई तो। चलें, ये तो अब कल वक्त बताएगा कि क्या पार टोटल होगा और क्या पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पिछले मैच से बेहतर होगी। तमाम प्लेयर अपनी इंडिविजुअल गेम की बजाय टीम के लिए खेलें, और ये देखेंगे जैसे बाकी टीमें खेल रही हैं टीम के लिए, वैसे खेलना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर पाकिस्तान ऐसा खेले तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान इंडिया को ना हरा सके, क्योंकि पाकिस्तान के पास टैलेंट है बोथ इन द बैटिंग डिपार्टमेंट एंड इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। ये सब कुछ हम कल के मैच में देखेंगे और फिर दोबारा आपसे मिलेंगे इसी प्रोग्राम में, डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे और देखेंगे पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। तो मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया लीना आपका कि आप हमारे साथ शामिल गुफ्तगू थी। बहुत शुक्रिया अब्बास कि